अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कि लाइट सिग्नल को हम यूज करते हैं एज अ कम्युनिकेशन के हम अपना मैसेज, अपना जो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी वॉइस है, साउंड है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बजाय अब हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली इसलिए यूज होते हैं। आज की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है फिजिक्स के अंदर, कि किस तरह से हम लाइट को यूज करते हैं मैसेज ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद आसिफ अशरफ एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल AAB ट्यूटर्स ऑप्टिकल फाइबर्स। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं कि हिस्ट्री में सबसे पहले ग्राहम बेल आया इसमें। ठीक है, ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन इन्वेंट किया था, सही है, तो उसने वो वायर वाला टेलीफोन इन्वेंट किया था। उसके बाद उसने सोचा कि क्या मैं सनलाइट की लाइट के थ्रू भी वॉइस को कम्युनिकेट कर सकता हूं, क्या उसको मैं ट्रांसमिट कर सकता हूं। तो उसने इसके लिए एक सिलीनियम का टारगेट लिया, डिटेक्टर सिलीनियम का लिया, और वहां पे सनलाइट को डिटेक्ट करवा के उसने एक वॉइस का सिग्नल भेजने में वो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद इस टॉपिक पे काम थोड़ा नहीं हुआ, थोड़े साल उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने जब इसके ऊपर काम किया तो उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू कम्युनिकेशन शुरू कर दी, लाइट के थ्रू। ठीक हो गया, तो वहां से बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स की जो थी वो एक इन्वेंशन शुरू हो गई। सही है। अब ऑप्टिकल फाइबर्स का हमें फायदा क्या है बेसिकली, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये कम्युनिकेशन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मेथड है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। जैसा कि रेडियो वेव्स कैसा था कि एक तो वो बहुत ज्यादा रेंज तक नहीं जा सकती थी। ठीक है, अगर हम भेजते थे बहुत ज्यादा रेंज तो वो डिस्टॉर्टेड, जिस तरह आप लोगों ने कभी शुरू में जब हम छोटे बच्चे होते थे तो तब पीटीवी वगैरह हम देखते होते थे, तो वो एंटीना से हम एंटीने को ठीक करते थे, तो कभी वो चैनल खराब नशरियात आने लग जाती थी, कभी ठीक। तो वो बेसिकली क्या था कि वो रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे। ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड थी हमारी पिक्चर, टीवी पे वो खराब होती थी, कभी खराब हो जाती थी, कभी ठीक हो जाती थी। बट आजकल हम क्या केबल यूज कर रहे हैं, अब केबल के अंदर भी बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स को ही यूज कर रहे हैं, तो उससे बिल्कुल भी एक मिनट के लिए भी हमारा वो चैनल जो है वो खराब नहीं होता। तो ये बेसिक के हमारी जो कम्युनिकेशन है, कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल आप टीवी चैनल्स की आप नशरियात एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो उनमें बिल्कुल भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। ठीक है, और इसी तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो जो बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं एनवायरनमेंट में, वो इसके साथ इंटरफेयर करके इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ठीक हो गया। उसके बाद हम ऑप्टिकल फाइबर्स को वहां भी यूज कर लेते हैं जहां पे कोई आम सिग्नल जो है वो रीच नहीं कर सकता। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल इसको हम मेडिकल फील्ड में डिजीजेस की डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं कि बॉडी के अंदर आप नहीं देख सकते। सही है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स के कैमरास बने हुए होते हैं, वो इनहेल करवाते हैं, बॉडी के अंदर भेजते हैं, उससे अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देता है। तो ये इसका मेडिकल फील्ड में डायग्नोसिस के लिए था यूज। उसके बाद इसका जो वाइड यूज है वो कम्युनिकेशन में ही है, कि जो आजकल हमारी सारी की सारी कम्युनिकेशन हो रही है, किस्म की जो इंटरनेट है हमारा, सबसे बड़ी यही कम्युनिकेशन है। तो इंटरनेट बेसिकली इस ऑप्टिकल फाइबर की ही मदद से आता है, और सारी वर्ल्ड को इसी ने एक दूसरे के साथ कंट्रीज को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, ये बाल के बराबर, बिल्कुल जैसे जितनी थिकनेस हमारे बाल की होगी इतनी थिकनेस इस एक ऑप्टिकल फाइबर की हो, तो ये सैकड़ों टीवी चैनल्स की नशरियात को चला सकता है, हजारों फोन कॉल्स कर सकते हैं हम एक ऑप्टिकल फाइबर की मदद से। ठीक हो गया। तो हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम समझेंगे इसका प्रिंसिपल, उसका कंसेप्ट देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करके अपनी लाइट को ट्रांसमिट करते हैं या लाइट सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकेंगे। तो जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो बच्चों लाई करता है, क्योंकि अब हमने लाइट के थ्रू सिग्नल भेजना है। ठीक है, अगर हमारी सारी की सारी लाइट हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से गुजार दें, मतलब कि सारे का सारा सिग्नल अगर हम पास कर दें, उसके अंदर कन्फाइन कर दें लाइट को,
तो ही गुजर सकेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें लाइट का कौन सा फिनोमेना यहां पे यूज करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना यूज करना पड़ेगा, और उसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि सारी की सारी लाइट जो है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो के पास कर जाएगी, ठीक है। तो जो बेसिक इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि लाइट को हम टोटली रिफ्लेक्ट करवाएंगे, ठीक हो गया। अब बच्चों आपने लाइट के बारे में पढ़ा हुआ है कि लाइट जो होती है ये वैक्यूम में तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। लास्ट टॉपिक में हमने जब माइकलसन वाला टॉपिक किया था उसमें हमने कैलकुलेट भी की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, ठीक है, जिसमें हमने माइकलसन एक्सपेरिमेंट से लाइट की स्पीड कैलकुलेट की थी। वो स्पीड हमारी वैक्यूम में क्या आई थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट लाइट की जो स्पीड है वो हर एक मीडियम में अलग-अलग होती है। वैक्यूम में 3 × 10⁸ होगी, बट कोई भी और मीडियम होगा उसमें ये वेरी करेगी। अब ये जो वेरी करने का एक रेशो होती है, इस रेशो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी सिंपल है कि इस मीडियम, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हो उसका मतलब ये होता है कि वैक्यूम की निस्बत इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, किसकी निस्बत, वैक्यूम की निस्बत। मतलब कि वो जो वैक्यूम वाली है ना 3 × 10⁸, उसको हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आप मीडियम ले रहे होंगे उसको हम देखेंगे कि इसमें कितनी बड़ी है कितनी कम हुई है, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है, और ये इज इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जो कि आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आ गया, इसको नोट कर लेना है आपने, ठीक है, क्योंकि हमने बार बार इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करना है तो इसलिए इसको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने बेसिक रिफ्लेक्शन पे या रिफ्रैक्शन पे। तो हमें पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, वो बेंड हो जाती है, ठीक है। दो तरह की हमारे पास बेंडिंग होती है, दो तरह की हमारी रिफ्रैक्शन होती है। पहली कौन सी टाइप है कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल से परे की तरफ हटेगी, मतलब कि फ्रॉम नॉर्मल वो बेंड होगी, ठीक है। और एक हमारा होता है कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में हमारी लाइट जाती है, लाइट हमारी ट्रांसमिट होती है, तो फिर क्या होगा कि वो जो बेंडिंग होगी, वो जो रिफ्रैक्शन होगी वो नॉर्मल की तरफ होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। इस बात को बड़ा आपने ध्यान में रखना है। तो देखिएगा कि हम अपनी एक फॉर एग्जांपल बाउंड्री ले लेते हैं इस तरह से, ये हमारी एक बाउंड्री है, ठीक है। इधर हमारा नीचे डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम बच्चों आपका कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, हम यहाँ पे ग्लास को कंसीडर कर रहे हैं, वैसे आप प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं, आप वाटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये ऊपर वाला मीडियम है, ये सारा मीडियम ये एयर होगा और इसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम, इसको हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम बोलेंगे। अब जब मैं लाइट को यहां से फॉल करवाऊंगा डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम पे, तो जैसे ये रेयर मीडियम शुरू हो रहा है तो यहां पे हमने बनाना होता है सबसे पहले नॉर्मल। अगर हम इसकी यहाँ पे रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन को स्टडी करना है तो हमने यहाँ पे क्या ड्रा करना होता है, नॉर्मल ड्रा करना होता है। ये हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया। अब ये जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, इसको हम बोल देते हैं इंसिडेंट एंगल थीटा आई, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि डेंसर से रेयर में लाइट जा रही है तो इसने बेंड होना है फ्रॉम दी नॉर्मल, मतलब कि इधर वाली तरफ, तो लाइट आपकी कुछ इस तरह से बेंड होगी, ठीक हो गया। अब ये जो इसने एंगल फॉर्म किया है, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर, ठीक हो गया। अब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बच्चों, ये आपका डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, कि जितना ज्यादा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज्यादा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं, ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, यहां पे ये नॉर्मल है इस तरह से, ये है नॉर्मल, ठीक है। तो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया थीटा आर।
अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दूं कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री कैसे होगा? ये फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्मल है, ठीक है, यहां पे मैंने इतना इसको बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, ये थीटा आई, के ये बिल्कुल जो रिफ्रैक्ट हुई है ना रे, ये इस लाइन के ऊपर रिफ्रैक्ट हुई है, ये इस तरह से, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे ये 90 डिग्री का बन रहा है। थीटा आर इज इक्वल टू क्या हो चुका है बच्चों? 90 डिग्री हो चुका है। तो इस कंडीशन में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। मैं यहां पे इसको लिख भी देता हूं, दी इंसिडेंस एंगल at which angle of refraction is 90 degree, it is called as critical angle थीटा सी, और इस एंगल को हम क्या बोल देंगे? थीटा सी बोल देंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब हम अगली कहानी देखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरह से होगी। अच्छा बच्चों, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्रिटिकल एंगल से एंगल बढ़ाते हैं अपनी लाइट का, उसी तरह हमारे पास केस है, देखिएगा कि ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ाने लगे हैं। ये जो इंसिडेंस रे है, इसका जो इंसिडेंस एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस, ये एंगल बड़ा है क्रिटिकल एंगल से। ठीक हो गया। हमने यहां पे क्या अजम्पशन ली है कि अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो आपको पता है कि क्रिटिकल एंगल पे ये लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी बिल्कुल इस एक्सिस पे। अगर हम एंगल और बढ़ाते हैं तो इधर से वो और नीचे आ जाएगी, तो बेसिकली ये रिफ्रैक्शन होगी इस तरह से आपकी। ठीक है। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आपका, उतनी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट अब देखिएगा, अब ये रिफ्रैक्शन नहीं हुई, अब ये क्या हो गई है? रिफ्लेक्शन हो गई है कि हमने डेंसर मीडियम से भेजी थी लाइट और वो वापस डेंसर मीडियम में आ गई है। ठीक है। ये नीचे वाला सारा मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम है ना, तो वो उसी मीडियम में वापस आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और ये टोटली वो सारी की सारी लाइट वापस आ गई है, कोई उसका थोड़ा सा हिस्सा भी ऊपर नहीं गया। ठीक है, रिफ्रैक्ट नहीं हुआ, तो हम इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है बच्चों? कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपकी जो रे है लाइट की, वो जानी चाहिए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये दो इसकी कंडीशन आपने बस याद रखनी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने के लिए। बात समझ में आ गई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझ आ गई है। ठीक है। तो अब यही फिनोमेना बेसिकली हम अगर ग्लास का एक ट्यूब बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, या पाइप नुमा एक बना लेते हैं हम इस तरह से कि ये ग्लास है हमारे पास। ठीक है। इसका एक इस तरह से पाइप हमने बनाया हुआ है, यहां पे हम फॉल करवानी है अब हमने लाइट रेज। अब अगर हम लोग क्रिटिकल एंगल से कम एंगल हमारा होगा तो लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अगर ज्यादा हो, अच्छा ये एंगल किस तरह से फाइंड करना होता है, चलें इसको पहले समझा देते हैं। आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ है। ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू होता है n2 sin थीटा 2। फॉर एग्जांपल हमारा इस तरह से केस है कि ये नॉर्मल है हमारा, ये मीडियम वो बाउंड्री, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इसका जो एंगल है ये थीटा 1 है। ठीक है। और ये रिफ्रैक्टेड रे है कोई, इसका जो एंगल है ये थीटा 2 है। सही हो गया। और n1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का, और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, रेयर मीडियम का। ठीक हो गया। तो अब हमने यहां पे वैल्यूज पुट करनी है। अगर हम कंडीशन लगाते हैं क्रिटिकल एंगल की, तो हम कह सकते हैं कि थीटा 1 इज इक्वल टू होगा क्रिटिकल एंगल थीटा सी व्हेन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। यही कंडीशन है ना हमारे पास क्रिटिकल एंगल की, तो यहां पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin ऑफ
90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री जो होता है ये 1 के इक्वल होता है, तो n2 की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन थीटा 1, सॉरी ये थीटा 1 की जगह अब हम क्या लगा देंगे, थीटा c लगा देंगे, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगल बन जाएगा क्योंकि हमने कंडीशन पुट कर दी है। n2 और ये n1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हमने थीटा c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा c आ गया साइन इनवर्स ऑफ n2 डिवाइड बाई n1। और एयर के लिए n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर का है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 41.8 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ग्लास का कितना आ गया बच्चों, 41.8 डिग्री। अब अगर आपका इंसिडेंस एंगल 41.8 डिग्री से कम होगा तो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका एंगल इंसिडेंस एंगल लाइट का वो 41.8 डिग्री होगा तो आपकी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होगी ऑन द बाउंड्री ऑफ योर बाउंड्री, ठीक है। इसके ऊपर मतलब कि 90 डिग्री पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में। अगर आपका एंगल जैसे ही 41.8 से बढ़ जाएगा तो आपकी जो लाइट है, जो रे है, वो टोटली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम वो ग्लास वाला केस लेते हैं। अब आपको उससे समझ आ जाएगी कि वहां पे किस तरह से करना है। हमने जिस तरह बुक वाले ने समझाया हुआ है आपको कि इस तरह से फॉर एग्जाम्पल हमने ये ग्लास की एक ट्यूब ली है, ठीक है, यहां पे। अब यहां पे हमने रेज को फॉल करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज किया कि मैं 30 डिग्री पे पहली रे को फेंकता हूं, ठीक है। 30 डिग्री पे यहां से मैंने स्ट्राइक करवाया। अब ये जो एंगल फॉर एग्जाम्पल ये हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 30 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल कौन सा, 30 डिग्री। तो हमें पता है कि ये क्रिटिकल एंगल से कम एंगल है, तो लाइट जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और ये सिग्नल देख रहे हैं, हमें तो सिर्फ वही चाहिए, अगर हमारा सिग्नल अंदर ही रहेगा तभी वो ट्रांसमिट हो सकेगा ना। अब तो वो बाहर निकल गया तो वो जाया हो गया। तो क्रिटिकल एंगल से जब एंगल कम था तो हमारा सिग्नल क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ये सिग्नल है लॉस्ट सिग्नल, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम फेंकेंगे लाइट को, फॉल करवाएंगे 41.8 डिग्री पे। तो 41.8 डिग्री पे जब हमने फॉल करवाया तो इसकी रिफ्रैक्शन हुई बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर, इस तरह से, ठीक है। इससे भी हमें सही मतलब कि आधी लाइट ऊपर होगी आधी नीचे, इससे भी हमारी सही ट्रांसमिशन नहीं हो सकेगी। अब हम क्या करते हैं कि 45 डिग्री पे इसको भेजते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल हमने 45 डिग्री पे भेजा, तो अब इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, ये यहाँ पे आएगी, फिर इधर फिर ये जब फॉल होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर ये 45 डिग्री पे फॉल होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पैटर्न जो है ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा और हमारा जो सिग्नल है वो इसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक होगा। तो ये है बेसिक फिनोमेना ऑप्टिकल फाइबर्स का, कि ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर हम किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली किस तरह से होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं या इनका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में सिंपली दो चीजें आपने याद रखनी है। एक होता है कोर मटेरियल, जिसको हम डेंसर मीडियम के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, डेंसर मीडियम, ठीक है। इसको आप डेंसर मीडियम भी कह सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, हाई डेंसिटी। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी ग्रेटर होता है, ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास इसमें चीज होती है क्लैडिंग। क्लैडिंग जो होता है, जो ये होता है बेसिकली रेयर मीडियम, हमारा रेयर मीडियम, और इसकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी। उसके बाद इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी स्मॉल होता है, स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे जो इसमें चीज होती है वो होती है जैकेट। ये तो वैसे ही मतलब कि सिंपल है कि उस ऑप्टिकल फाइबर, ये जो कोर और क्लैडिंग है, इसको महफूज रखने के लिए, इन्वायरमेंट से इसको महफूज रखने के लिए, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स को कभी पानी के बीच में से बिछाना पड़ता है, कभी जमीन के अंदर से बिछाना पड़ता है,
तो डैमेज ना हो जाए ये अंदर वाली चीजें, तो इसलिए इसके ऊपर एक जैकेट होती है, प्लास्टिक की हो सकती है या जैसे भी रबड़ वगैरह की, तो ये जैकेट होगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर हम इसको शो करना चाहें तो किस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। बेसिकली क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देखेंगे जस्ट इसका, कि सबसे पहले हमारे पास होता है इसका कोर मटेरियल, ये है हमारी कोर। ठीक है, उसके बाद क्लैडिंग होगी, ठीक है, और उसके बाद जैकेट होगी, प्रोटेक्टिव जैकेट, जो कि हमारे ऑप्टिकल फाइबर को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है। ये 3 चीजें होती हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, कि सबसे अंदर वाली जो तय होती है वो उसको हम कोर कहते हैं। कोर बेसिकली हमारा डेंसर मीडियम होता है। ये कौन सा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम। अगर वो आप पीछे वाला कंसेप्ट अपने ज़हन में रखें तो उसी तरह आएगा। ये क्लैडिंग, ये क्लैडिंग है, ठीक है, और ये बेसिकली हमारा रेयर मीडियम होगा। तो अब लाइट को हम फॉल करवाएंगे, यहां पे क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होगा उसका, तो वो इस रेयर मीडियम पे जब फॉल होगी तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी बैक उसी मीडियम के अंदर, और इस तरह से हमारा सिग्नल जो है इसके अंदर ट्रेवल कर जाएगा। मतलब कि हमने लाइट को इसके अंदर से फॉल करवाना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह होना है, फिर इस तरह से ये सारे मीडियम के अंदर रिफ्लेक्शन होती जानी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू इसमें से सिग्नल क्या हो जाना है? पास हो जाना है। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक के बेसिक प्रिंसिपल हमने आज समझना था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई हो तो कमेंट्स में लाजमी बताया करें, लाजमी चीज़ें पूछा करें, क्वेश्चन वगैरह हो तो क्वेश्चन पूछ लें।